आदाब। खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कैब के कानून में तब्दील होने के बाद एहतजाज में शिद्दत आई, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सरमाई इजलास की शुरुआत से पहले ही सरकार की तरफ से इरादा जाहिर किया गया कि इस सेशन में शहरियत तरमीमी बिल को पास कराना है और जैसे ही खबर आम हुई शुमाल मशरक़ी रियासतों में नो कैब की आवाज बुलंद होने लगी। उधर मरकजी हुकूमत ने लोकसभा और राज्यसभा में अक्सरियत की बुनियाद पर यह बिल मंजूर करा लिया, क्योंकि जमहूरियत में जज्बात नहीं बल्कि सरों को तरजीह दी जाती है और सड़क से लेकर ऐवान तक मुखालिफत के दरमियान शहरियत तरमीमी बिल ने कानूनी शक्ल इख्तियार कर ली। ये कानून 3 ममालिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मजहबी तशद्दुद का सामना करने वाले लोगों को हिंदुस्तान का शहरी बनने का हक देता है। अब आइए समझते हैं कि आखिर हंगामा क्यों है बरपा। शहरियत तरमीमी कानून 3 ममालिक की 6 अक़लियतों को हिंदुस्तान में 6 साल रहने पर शहरियत की इजाजत देता है। इस कानून से मुसलमानों और ईसाइयों को बाहर रखा गया है, जो एहतजाज की अहम वजूहात में शामिल है। वही नॉर्थ ईस्ट के लोगों को खदशा है कि यह कानून उनकी पहचान पर हमला है, क्योंकि आसाम से बांग्लादेश की सरहद मुत्तसिल है, चुनांचे उनकी तहजीब भी मुतासिर होगी। अब सवाल ये उठता है कि हुकूमत कैसे आखिर करेगी लोगों का एतमाद हासिल। इसी मुद्दे पर जानेंगे अपने 2 खास मेहमानों से। उनका रुख हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जिनका तारुफ बहुत जल्द हम करा दें आपको। सैयद जफर इस्लाम साहब, जो कि तर्जुमान हैं बीजेपी के, आपका इस्तकबाल करते हैं, और साथ ही साथ प्रदीप तमता साहब हैं, जो कि साबिक रुकने पार्लियामेंट हैं कांग्रेस के। सबसे पहले वैसे तो मुझे जाना था कांग्रेस के पास, लेकिन जफर साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त जामिया में आग भड़की हुई है और कहा जा रहा है कि आउटसाइडर्स जो हैं वो पुरतशद्दुद मुजाहरे कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। आखिर लोगों को एतमाद में कैसे सरकार लाएगी, सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है। देखिए, लोगों को समझना पड़ेगा, 2 बातें बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उनको समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि ये कानून जो आया है, ये जो न्यू लेजिस्लेशन है, जो एक्ट है, वो इस देश में रहने वाले किसी के लिए भी नहीं है, बल्कि जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनके लिए है। बाहर से जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो लोग माइनॉरिटीज में थे और उनको प्रोसिक्यूशन किया गया है, वैसे लोग जो पीड़ित हैं, जो कहीं ना कहीं तकलीफ में रहे हुए, उन लोगों के लिए यह कानून बना है और उनको राहत दी गई है। उनको एक ऐसी जिंदगी दी गई जिससे कहीं ना कहीं वो अब तक वाबस्ता नहीं थे। तो इन्हें देखना चाहिए, उसी पेशकश में, उसी मद्देनजर देखना चाहिए कि ये कानून हिंदुस्तान में रहने वाले चाहे किसी मजहब के हों उनके लिए नहीं है, और किसी भी मजहब का आदमी आज हिंदुस्तान की शहरियत ले सकता है। लेकिन जो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस का जो तरीका है, जो उसको हिसाब से इसी साल 550 मुस्लिम को, जो मुस्लिम अकीदा रखते हैं, उन लोगों को इस बार जो शहरियत दी गई है हिंदुस्तान की, तो वो शहरियत का एक प्रोसेस है, वो उस प्रोसेस के थ्रू जाना चाहिए। लेकिन ये कदम जो उठाया गया वो सिर्फ और सिर्फ वहां के जो माइनॉरिटीज हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए यहां पर इनको दी गई है। और इस बात को समझना चाहिए, कई लोग ऐसी गलतफहमियां फैला रहे हैं कि देश में रहने वाले, मुल्क में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोगों को, जिनमें मैं भी उस समाज से आता हूं, उनको किसी तरह का खदशा है। वैसा कोई खदशा नहीं है। बार बार ये क्लैरिफिकेशन फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में दिया गया है कि मुल्क में रहने वाले किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी मजहब को मानने वाले हों, और खासकर मुस्लिम मजहब के मानने वालों को कोई भी खदशा नहीं होना चाहिए इस कानून से। और किसी तरह के भी इससे जो डर और माहौल पैदा किया जा रहा है और भड़काने का और गुमराह करने का जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी या आप जैसी पार्टी इस तरह से करे, उनमें सच्चाई नहीं है। जी प्रदीप साहब, आखिर आपको क्यों लगता है कि ये कानून मुल्क को बांटने वाला है? कांग्रेस को यह क्यों लगता है कि यह कानून मुल्क को बांटने वाला है? इस कानून, देखिए, इस कानून की आधार ही जब एक वर्ग को अलग थलग करने की हो, धार्मिक आधार पर विभाजन पर हो, जब धर्म के आधार पर विभाजन होगा तो वो मुल्क को बांटना ही वाला होगा। ये कानून का जो असली है कि कहते हैं, कहावत है ना कि निगाहें कहीं है और निशाना कहीं और है। 2 तरह की चीज़ है। सरकार ने बिल के उद्देश्य में क्या, ऑब्जेक्ट में कहा कि हम धार्मिक रूप से जो उत्पीड़ित माइनॉरिटीज़ हैं पड़ोसी देश के जी, उनको जगह देने के लिए ये कानून लाए हैं। लेकिन सबसे बुनियादी सवाल है कि हमारे पड़ोस में बहुत से देश हैं, श्रीलंका है, पाकिस्तान है,
अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और उत्तर की ओर चीन है। अगर आपको धार्मिक रूप से उत्पीड़ित माइनॉरिटीज़ को जगह देनी थी तो एक सिंपल सा कानून ला सकते थे कि भारत के पड़ोस में जो देश हैं जहाँ धार्मिक रूप से माइनॉरिटी के साथ उत्पीड़न होगा वो उनको हम जगह देंगे, शरण देंगे। आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी का किसी का प्रोजेक्शन हो रहा है वो रोहिंग्या लोग हैं, जो हमारा पड़ोसी देश म्यांमार है जी। तो ये बुनियाद है कि आपने कुछ देशों को चुना, कुछ कौमों को, धार्मिक समूह को चुना, कुछ देशों को छोड़ दिया और कुछ धार्मिक समूह को छोड़ दिया है जी। यही कारण इस देश के अंदर जा रहा है क्योंकि पिछले 5-6 सालों से आपने माइनॉरिटीज़ को हिंदुस्तान के अंदर टारगेट बनाया है। जो आरएसएस का एजेंडा है, हिंदुत्व का एजेंडा है, उसमें विशेषकर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ और क्रिश्चियन पर टारगेट किए गए हैं, हमले हुए हैं, लव जिहाद के नाम पर है, मॉब लिंचिंग, गौरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग भी है। उससे देश के अंदर के जो माइनॉरिटी समूह है कि ये जो बिल आ रहा है ये हमको टारगेट बना जाए, इसलिए इसको दूसरा सवाल है पूरा हमारा उत्तर पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट का हिंदुस्तान, जिसने अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर सब के लिए आसाम अकॉर्ड हुआ था और आसाम अकॉर्ड में था कि जो भी विदेशी हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनको बाहर निकाला जाएगा। कोई रिलीजन का आधार उसमें नहीं था। जो भी घुसपैठिए, रिस्पेक्ट किसी भी धर्म को, उनको हटाया जाएगा। आप उसमें से एक समूह को अलग करके एक समूह को नागरिकता देने जा रहे हैं। इसलिए देश के हर अंचलों में इस अकॉर्ड को, इस सिटीजनशिप संशोधन विधेयक को, कानून को लोग विभाजनकारी मान रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोग मान रहे हैं कि हमारे आसाम के लोग मान रहे हैं जो भारत सरकार से हमसे समझौता किया था उसको निगेट किया जा रहा है, उसको शून्य किया जा रहा है, उसको तबाह किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों का गुस्सा उस तरह से है और हिंदुस्तान के जो अन्य शेष लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर ये समूह होता कि धार्मिक उत्पीड़न माइनॉरिटी का हो रहा है, उसमें हिंदुस्तान के पड़ोस के सारे देशों को लिया जाता है और आप उसको ही किसी का कोई वो नहीं। सैयद जफर इस्लाम, सिलेक्टेड देशों को लिया है, सरकार दलीलें कुछ भी दे ले, सरकार दलीलें कुछ भी दे ले, लेकिन आर्टिकल 14 का वायोलेशन जरूर हो रहा है। देखिए, मैं तो पहले पूछूंगा कि आर्टिकल 14 का वायोलेशन कैसे हो रहा है। राइट टू इक्वालिटी सभी को, पहली बात कि आर्टिकल वायोलेशन आर्टिकल 14 को कई बार टेस्ट किया गया। नहीं, राइट टू इक्वालिटी सब नहीं, हाँ, राइट टू इक्वालिटी सभी को है और इसीलिए कह रहे हैं कि इस आर्टिकल को कई बार टेस्ट किया गया। अगर आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के एसआर तेंदुलकर के केस को अब देखिए, जो डालमिया वर्सेस एसआर तेंदुलकर का केस पढ़िए जाके, उस पर भी रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे दिया गया है। उसी तरह आप देखिए तो और भी ऐसे बहुत सारे केस है जिसको आप जाके देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कई कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, उसको आप जाके देखिए तो उसमें आपको दिया गया कि डिफरेंट ज्योग्राफीज के बारे में बात की, वहां भी रीजनेबल क्लासिफिकेशन को आर्टिकल 14 को टेस्ट किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। इसी यहां पर भी रीजनेबल क्लासिफिकेशन के मातहत इस आर्टिकल 14 को टेस्ट किया गया और इसमें कहीं नहीं वायोलेशन है, बल्कि राइट टू इक्वालिटी सबको है और सबको दिया जा रहा है। लेकिन आप जब कह रहे हैं, प्रदीप तांता जी कह रहे हैं, तो आप इस बात को इतिहास में जाइए और देखिए बांग्लादेश से आए हुए लोगों को भी नागरिक यहाँ की शरीयत दी गई है। उसी तरह से श्रीलंका से आए हुए लोगों को भी, तमिल हिंदूज को भी दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं कि अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों को दिए गए हैं, लेकिन आज जो है ये कानून जो है सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस देश में आए हैं और कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, वहां पर उनके साथ अत्याचार हुआ है और इसलिए वहां पर उसको वो अपनी जिंदगी को नहीं बिता सकते थे और भाग कर आए, ऐसे लोगों को एक शहरियत दी जा रही है। लेकिन सिर्फ उसमें कंडीशन है माइनॉरिटीज, वहां के माइनॉरिटीज में अगर वहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी भी होते तो शायद मुस्लिम को भी जगह वैसे ही मिलता है जैसे आज बाकी लोगों को मिल रहा है। लेकिन इन तीनों मुल्कों में मुस्लिम माइनॉरिटीज नहीं है, इसलिए मुस्लिम्स को वहां पर वापस जा सकते हैं। ठीक है, ये सरकार की दलीलें हैं, उनके पास ऑप्शन है, लेकिन जो लोग यहाँ पर आए हैं उनके। प्रदीप साहब, आपसे सवाल ये, कांग्रेस ने कहा है कि जहां पर कांग्रेस जेर इख्तिदार
है वहां पर ये कानून हम लागू नहीं होने देंगे। लेकिन कानून की अगर बात करें तो कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। इसका मतलब सीधे तौर पर यह कि कांग्रेस अवाम को गुमराह कर रही है। प्रदीप साहब, नहीं, देखिए, बुनियादी रूप से सब पहली चीज अभी मैं सुन रहा था प्रवक्ता साहब की बातों को, एक तो हमारे देश के अंदर जो सिटीजनशिप देने के संविधान के अनुच्छेद 5, 6, 7 में कहीं पर भी धार्मिक विभेद के आधार पर सिटीजनशिप की अवधारणा नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति को, वो किसी भी धर्म का हो सकता है, भारतीय संविधान में नागरिकता प्राप्त करने के लिए अलग अलग जो कंडीशन है उसको फुलफिल करनी होती है। उसका उसके रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होता, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसकी बेसिक फीचर में है कि जिसको ना पार्लियामेंट बदल सकती है, कोई नहीं कर सकता है, वो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सेकुलरिज्म जो धर्मनिरपेक्षता है उसको भारत की संविधान की बुनियाद बताया गया है। तो इसलिए ये जो एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट के खिलाफ है, जो बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वायलेशन करता है, और आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 21 सर, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मैंने ये कहा कि कांग्रेस रियासतों, कांग्रेस का वज़ीर आला ने साफ ये कर दिया है कि अपनी अपनी रियासतों में हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे, लेकिन कानून ऐसा नहीं इजाजत नहीं देता है। तो इसका मतलब यही समझा जाए ना कि आप आवाम को गुमराह कर रहे हैं सिर्फ? मेरा सीधा सवाल यही था। हाँ, हम आवाम को कहीं गुमराह नहीं करें। हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने कहा है, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कहा, प्रतिपक्ष की गवर्नमेंट ने कहा, लेफ्ट की गवर्नमेंट, केरल की सरकार ने कहा, जो आखिर सिटीजनशिप एक्ट को लागू करने के लिए बुनियादी रूप से जो स्टेट को आप कहेंगे हम अपने इस कानून को लागू नहीं करेंगे जब तक हमारी बातों पर को सरकार नहीं मानेगी, इसमें अमेंडमेंट नहीं करी। बुनियादी सवाल है, आखिर आपने कहा आप किस वजह से ले रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हम धार्मिक रूप से उत्पीड़ित लोग के कारण माइनॉरिटी को दे रहे हैं, लेकिन आखिर नॉर्थ ईस्ट के सारे लोग आसाम क्यों जल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट क्यों जल रहा है? पहला सवाल मैंने आपसे यही किया था। पहला सवाल मैंने ये किया था कि जामिया में आज आग भड़की हुई है, तशद्दुद बरपा है। ऐसे में सरकार को नहीं चाहिए कि रास्ता इख्तियार किया जाए बीच का और स्टूडेंट से बात किया जाए, उन्हें एतमाद में लेने की कोशिश की जाए? इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में लगातार एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं, आप कर्फ्यू लगा दे रहे हैं, इंटरनेट बंद कर दे रहे हैं, क्या ये मसले का हल है? देखिए, फौरी तौर पे कुछ पुलिस जो काम करती है, पुलिस को पूरा अधिकार होना चाहिए कि किस तरह से हालात पे काबू पाए। अगर नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसी चीजें हो रही है और कहीं तशद्दुद दिख रहा है और उस पर अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती है, और पुलिस को वो अधिकार होना भी चाहिए, नहीं तो तशद्दुद होता रहेगा। दूसरी बात, जहां तक आप बोल रहे हैं जामिया के बारे में, जामिया के टीचर्स और प्रिंसिपल और वाइस चांसलर सब से जो अधिकारी लोग टच में हैं, और उनको ये भी बार बार कहा गया, लेकिन वहां पर कांग्रेस और आप ये दोनों पार्टियां जो वहां पर लेकर आई हैं, और वहां पर उनके जो नेताओं ने भड़काया है लोगों को, वहां के स्टूडेंट्स को भी, वहां के जो रेसिडेंट्स हैं उनको भड़काया और आगजनी ये तो आप पर भी इल्जाम लग रहा है सर कि बीजेपी हवा दे रही है लोगों को भड़काने पे। ऐसे बीजेपी अपनी सियासत चमकाने के लिए हवा दे रही है, आप पर भी इल्जाम लग रहा है। आप पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन हम जरूर, हम स्टूडेंट्स के, देखिए आपके नेता अमानुल्लाह खान, देखिए वहां पर खड़े होकर बात कर रहे हैं और चीख चीख के बोल रहे हैं, तो आपको वीडियो देखेगा। लेकिन हकीकत यह है, और हम लोग को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार, वो दोनों इस कोशिश में है कि किसी तरह का भी तनज़्ज़ुज़ ना हो, कोई तशद्दुद ना हो, और हालात बिल्कुल काबू में रहे। अगर इस तरह की जो घटना होती है, जहां पथराव हो रहा है, अभी देखिए आप यूनिवर्सिटी के अंदर से अगर आप देखिए इस वक्त लाइव देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर से जहां जहां पेड़ है वहां से पथराव हो रहा है, और वहां से जो है, चाहे कोई भी है, स्टूडेंट हो या कोई भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पुलिस पुलिस जो है स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करती है, और स्टूडेंट को प्रोटेक्शन पुलिस की तरफ से मिलता है। लेकिन स्टूडेंट भी जिस तरह का एहतजाज कर रहे हैं और जिस तरह के तशद्दुद करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो गलत है, चाहे वो कांग्रेस हो और आप हो। इस तरह से चीज से कहीं ना कहीं परे रहना चाहिए। प्रदीप साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रदीप साहब जो कोशिश इन लोगों ने पथराव करने हैं,
पथराव किया जिस तरह से पुलिस ने, वो नहीं करना जो मैं चाहिए। उनकी बात में ही कहना चाह रहा हूं कि क्या सिर्फ दिल्ली में ही इस बिल के खिलाफ आवाज उठ रही है? पूरे इंटायर कंट्री के अंदर अलग अलग समूह में अलग अलग संदेश गया है, इसलिए उसका विरोध हो रहा। पूरा इंटायर नॉर्थ ईस्ट इसलिए इसके विरोध में खड़ा रहा है कि उनको लग रहा है कि जो आसाम अकॉर्ड हुआ था, जिसके अंदर था कि 1971 तक के लोगों के बाद लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, वो आप 2014 आपने कर दिया है। सवाल है उसी तरह दिल्ली के अंदर और देश के शेष हिस्सों में इसलिए इसके खिलाफ माहौल बन रहा है। आपने आइडेंटिफाई किया है, आपने कहीं नहीं कहा कि ये हम धार्मिक उत्पीड़न अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए, आपने एक समूह को अलग थलग कर दिया है। और पिछले 7 मोदी सरकार जब से बनी है 2014 के बाद धार्मिक माइनॉरिटीज के अंदर एक मैसेज गया है, अलग अलग रूप से उनके उत्पीड़न के कारण गिनाए गए हैं, उन पर हमले हुए हैं, कहीं मॉब लिंचिंग के नाम पर, कहीं गौरक्षा के नाम पर। इसे और आज आपने उनको आइडेंटिफाई करता है कि हम माइनॉरिटी में मुस्लिम को शरण नहीं देंगे। आप कैसे इसका विभेद कर रहे हैं? देश के विभिन्न समूह है हमारे देश के अंदर, पड़ोसी देश में भी है। क्या पाकिस्तान में अहमदिया कालीदान है, क्या उनके साथ जिनको धार्मिक रूप से उत्पीड़ित नहीं किया जा रहा है? क्या बांग्लादेश जो हमारा म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, क्या वहां अल्पसंख्यक लोग नहीं रहते हैं? क्या श्रीलंका जहां पर तमिलों के साथ जो हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं उनके साथ उत्पीड़न नहीं हो रहा? आपने श्रीलंका को क्यों कर दिया? आखिर आपने ये कौन सा थर्मामीटर चुना कि आपने 3 देशों को चुना? दूर का अफगानिस्तान तो ले लिया, लेकिन जिसकी सीमा हमसे मिल रही श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, उसको छोड़ दिया। आपने कैसे एक माइनॉरिटी जो देश के अंदर बड़े तादाद में रहती है, सबसे बड़ी माइनॉरिटी है मुस्लिम माइनॉरिटी, आपने उसको छोड़ दिया। आखिर उन लोगों को लग रहा है ना पिछले 6-7 सालों में देश का वातावरण जो संघ परिवार ने बनाया, लेकिन जफर साहब ये बात सही है, लोगों को ये बात सरकार का लोगों को बात ये हजम नहीं हो रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करने वाली और पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करने वाली बीजेपी 2 कानून एक मुल्क में ला देती है। तो क्या इसके पीछे ये नहीं समझा जाए कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की सियासत कर रही है और वोट पर ही नजर है? इसमें क्या वोट बैंक की सियासत हो सकती है? देखिए कितने लोगों को इससे फायदा होगा, और जितना टोटल वोट्स जितने हिंदुस्तान में हैं वोटर्स, उसमें ये बिल्कुल जैसे ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। तो उससे कोई हमें इलेक्शन में कोई फायदा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, हम जरूर ऐसे लोगों को जिनको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए उनको दर्जा दे रहे हैं, और चूंकि उनके पास कोई और मुल्क नहीं है वापस जाने के लिए, इसलिए इस मुल्क के 47 के बाद अगर बंटवारे के बाद गए, आप अगर देखिए तो वहां पर जो उस वक्त मुस्लिम अक्सरियत थी लेकिन माइनॉरिटीज फिर भी 28% थी पाकिस्तान में, आज वो घट के 1.3% के आसपास आ गई। तो मैं जाहिर है कि वहां पर जो उस तरह का प्रोसिक्यूशन हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था, इवन दो लियाकत और नेहरू पैक्ट में बिल्कुल प्रोटेक्शन की बात की गई थी कि दोनों जगह के माइनॉरिटीज को पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा और इक्वल राइट्स मिलेगा, जो आर्टिकल 14 के बारे में आप बात करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने तो दिया, आप देश में देखिए हम आप सब मुस्लिम किस तरह से अपनी पूरी आजादी के तौर पर रहते हैं और हमें पूरे जितने कॉन्स्टिट्यूशन हमको पूरे राइट्स देती है और उस हक के लिए हम लड़ते भी हैं और हमें मिलता भी है, लेकिन वहां पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो पाया और उसकी वजह से लोग भाग कर आए। अब भाग कर आए तो उनको कहीं ना कहीं तो भाई उनका भी उन्हें भी तो जगह मिलनी चाहिए, उन्हें भी छत चाहिए। तो जाहिर है ऐसे में जो लोग, ऐसा नहीं है कि हम कट ऑफ डेट भी डाल दिया 2014 दिसंबर तक का, मतलब उसके बाद कोई भी आया उसको जो आर्टिकल 5 और 7 के मातहत जाना है, अपनी नागरिकता शहरियत चाहिए, जिसमें हमने कहा कि 500-550 मुस्लिम्स को भी इस बार देश के शहरियत मिली है, तो वैसे उनको भी मिलेगी, और वो किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, किसी के लिए, चाहे वो माइनॉरिटीज हो नहीं हो, ये कट ऑफ डेट भी डाल दिया गया है इसमें। जी प्रदीप साहब, आप सुन रहे थे जफर साहब की बात। उन्होंने कहा कि 3 ममालिक का हमने वजह बताई कि इसलिए हमने वहां से सेलेक्ट किया है और लोगों को हम लाने की बात कर रहे हैं, शहरियत देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर लोग प्रताड़ित हुए हैं। देखिए, जो
कह रहे थे, बिल्कुल आज की मीडिया सारे अखबार में, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके हिंदू की सारी रिपोर्टों में आई है, बीबीसी ने भी कहा है कि जो पाकिस्तान के संबंध में गृह मंत्री ने जो आंकड़े संसद के अंदर वो एक तरह से पूरी तरह झूठे आंकड़े थे, गलत थे। पाकिस्तान के अंदर जो उसकी जनसंख्या का 1941 से और 1951 के अंदर जो जिस समय देश का विभाजन हुआ था वो बड़ी संख्या में माइग्रेशन हुआ था, लेकिन 51 से बाद 61 और 71 वो एक फॉर्म में वहां पर पॉपुलेशन गए, तो वो आंकड़े के बारे में भी मीडिया ने आज कहा है कि रिलायबल। लेकिन सवाल है, आप फिर उसी पाकिस्तान के अंदर जो कादियान अहमदिया है, जिनको पाकिस्तान की सरकार ने नॉन मुस्लिम घोषित कर दिया है, माइनॉरिटी घोषित कर दिया है, दुनिया में उनको कहीं मुस्लिम माना जाता है, हमारे वहां भी माना जाता है, वहां नहीं मानते। आखिर सवाल यह है, आपको धार्मिक रूप से जो उत्पीड़ित समूह है किसी भी देश के अंदर है, हमारी देश का कानून आज भी कह रहा है कि जिनके अंदर किसी का भी उत्पीड़न होगा उसको हम शरण देंगे। अगर आपका एक अच्छा इरादा था बांग्लादेश, पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, आप श्रीलंका भी जोड़ सकते थे, आप म्यांमार को भी जोड़ सकते थे, आप साफ कह सकते थे कि इन देशों में जो माइनॉरिटीज के समूह है, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी, आपको आखिर क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ 3 ममालिक को चूज किया गया, दिगर मुल्कों को नहीं चूज किया गया? क्या वजह हो सकती है बड़ी? भाई ये इसलिए वजह सिर्फ है कि जो नागपुर का एजेंडा, आरएसएस का एजेंडा है, इस मुल्क को धार्मिक रूप से बांटो, और इसलिए पिछले 5-6 साल लगा, आपने 370 को हटाया, उससे भी पोलराइजेशन किया, यहाँ 370 हटाया, और उधर आप नॉर्थ ईस्ट में करें हम 371 को लागू करेंगे, वहाँ देश के अन्य हिस्से के लोगों को जाने के लिए तमाम तरह रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, जमीन नहीं देंगे। तो ये इसी तरह से आपने जो पिछले 5 साल लव जिहाद के नाम पर माइनॉरिटीज के ऊपर हमले होते रहे। आखिर ये जो पिछले 5 सालों में, चाहे अयोध्या का मामला हो, ये जो हमले लगातार हिंदुस्तान के अंदर की माइनॉरिटीज के अंदर हो रहे हैं, उनको लगता है कि हमको सरकार एक एक करके टारगेट कर रही है, और इसी वजह से देश के अंदर बवाल हो रहा है, चाहे दिल्ली हो, बंगाल हो, देश उत्तर प्रदेश हो, देश के अन्य केरल हो, देश के अन्य हिस्सों में। ठीक है, सैयद जफर साहब, पार्लियामेंट से मरकजी वज़ीर दाखिला ने तो ये कह दिया कि मुसलमानों को और ईसाइयों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि मुसलमान कैब के आने के बाद डरे हुए हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है उनमें डर का माहौल है, तभी वो सड़कों पर उतर रहे हैं। इन तमाम डर को, खौफ को बीजेपी कैसे दूर करेगी? कैसे बताएगी बीजेपी की बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, देश आपका है? लोग मशाल लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। देखिए, वायलेंस जो है वो कोई मीन्स नहीं है। दूसरी बात में ये बार बार जब आपको ये इस बात की जो जानकारी दी जा रही है और इस बात का एतमाद आपको करने के लिए कहा जा रहा है, इस बात को आपको कन्वे किया जा रहा है कि आपको इस बात का क्यों डर है जब आपके खिलाफ कुछ है ही नहीं। देश में रहने वाले एग्जिस्टिंग मुस्लिम पॉपुलेशन हो या कोई और बाई माइनॉरिटी हो, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ के नागरिक हैं, आप वैसे ही नागरिक पहले जैसे थे, आज भी है, आपको भी। सर, आप सनाउल्लाह जो कि आर्मी में आसाम के रहने वाले सनाउल्लाह, वो एनआरसी से उनका नाम बाहर हो गया, वो डिटेंशन सेंटर में है। आप बताइए, फौज में रहे, वो खिदमत अंजाम दिया मुल्क के लिए, और डिटेंशन सेंटर में रह रहे हैं, फिर आप कैसे कागजात और डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं? देखिए, नहीं, मैं कह रहा हूं कि देखिए, मुझे उस बात की जानकारी है, शायद अभी नहीं है। ये बात जरूर है कि वो गए थे डिटेंशन सेंटर में, लेकिन जब उनको पूरी जानकारी आई, कुछ हो सकता है कि आपके जो प्रोसेस में कहीं कमी रही होगी उनकी, लेकिन जब पूरी जानकारी आई है तो वो बाइज्जत डिटेंशन सेंटर से वापस भी चले गए। तो वो अब ऐसे भी सिचुएशन है, और सिर्फ मुस्लिम में नहीं, हमने अभी कभी किसी से मिले, अभी आसाम के लोग आए हुए थे जिसकी माँ हॉस्पिटल में है, उसका एनआरसी में नाम नहीं आया, लेकिन बेटी जो है वो एनआरसी में नाम उसका आ गया है। अब इसको किस तरह से बताएंगे कि माँ का नाम नहीं है, बहन का नाम नहीं है, भाई का नाम है, और बेटी दूसरे बहन का नाम है,
तो जाहिर है कहीं ना कहीं कभी कोई हो सकता है कोई तो इन तमाम गलतियों को भुगतने के लिए आवाम को ही छोड़ दिया गया ना सर, इन तमाम गलतियों से जूझने के लिए आवाम को ही छोड़ दिया गया है ना, आवाम पर ही तमाम चीजें जो छोड़ दी गई हैं। अभी इल्जाम बीजेपी पे ये लग रहा है कि अकलियतों को परेशान करने के लिए और अकलियतों को आगे ना बढ़ने दिया जाए, इसलिए इस मसले में आपको लीगल सपोर्ट पूरा सरकार दे रही है, इसलिए इस मसले में आप जूझते रहें। लीगल सपोर्ट पूरा सरकार दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार को लीगल सपोर्ट देना ही नहीं चाहिए, जुडिशियल सपोर्ट होनी चाहिए सर। यहाँ पर लीगल सपोर्ट सरकार को देना नहीं चाहिए, जुडिशियल सपोर्ट यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है प्रदीप साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। तीनों ममालिक अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान में प्रताड़ित लोगों को ये कानून हक देता है कि उन्हें शहरियत मिल जाएगी। ऐसे में आपको नहीं लगता कि डिप्लोमेटिक रिलेशन पर भी इसका असर पड़ेगा आने वाले दिनों में? क्या इन तीनों ममालिक से हिंदुस्तान के दरमियान फूट पड़ने की ये क्या एक तरीके से अलामत बन जाएगा? देखिए, आपने देखा है बांग्लादेश के गृह मंत्री को आना था, बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर को आना था। दोनों ने जब से ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, उन्होंने अपनी यात्राएं स्थगित कर दी, रद्द कर दी। उसके बाद जापान के प्राइम मिनिस्टर को और हिंदुस्तान और जापान के बीच में समिट थी, उसको गुवाहाटी में होना था। जापान के प्रधानमंत्री ने भी अपनी अनिच्छा जाहिर कर दी है। तो सारा परिणाम है। उसी तरह से अमेरिका के अंदर, विदेशों के अंदर जो सिटीजनशिप बिल लेकर को यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा है कि बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी ये बिल है, ये एक अल्पसंख्यक समुदाय को अलग थलग करने वाला बिल है। सवाल है, आपने जिस आसाम अकॉर्ड के बाद एनआरसी लागू किया था, उसी में 19 लाख के करीब लोग हैं। आप उसमें लोग कह रहे हैं कि कोई पिता सिटीजन है, मां नहीं है, कहीं भाई सिटीजन है, बेटा नहीं, उसका छोटा भाई नहीं आ रहा है। और अब जो एनआरसी को आप आसाम में ठीक ढंग से लागू नहीं कर पाए, आप उसको पूरे देश में लागू करने की बात कर रहे हैं। तो ये सवाल लोगों के बीच में जा रहा है। एक आप एनआरसी की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि घुसपैठियों को हम निकालेंगे, और दूसरी तरफ आप रिलीजियस आधार पर सिटीजन अमेंडमेंट बिल के द्वारा घुसपैठियों में भी विभेद कर दे रहे हैं कि कौन एक धार्मिक समूह का आदमी होगा, हम उसको अपने वहां शरण दे देंगे, और एक धार्मिक समूह को हम घुसपैठे कर देंगे। तो ये जो अलग अलग सरकार स्टेप ले रही है, उसका लोगों में एक सामूहिक रूप से संदेश जा रहा है कि माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाए। दुनिया में भी यही संदेश जा रहा है। अब हिंदुस्तान में एनआरसी की भी जरूरत इस बात को लेकर यूएन ह्यूमन राइट्स ने कह दिया कि हमें फिक्र है ये कानून भेदभाव करने वाला, लेकिन सरकार को नहीं लगता, सरकार को लोगों की फिक्र नहीं है क्या? देखिए, जहां तक यूनाइटेड नेशंस का सवाल है या और भी कोई एजेंसीज है, ग्लोबल एजेंसीज, जिसको किसी तरह का इस पे कोई भी जिसने कोई टिप्पणी की है, तो उसको सरकार अपने ऑफिशियल माध्यम से जवाब दे चुकी है और दे भी रही है। तो मुझे नहीं लगता है जिनको जो क्लैरिफिकेशन चाहिए, सच्चाई जब उनको मालूम होती है, कि कई बार मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ केस होता है दूसरे ममालिक के द्वारा, तो जब अगर सच्चाई पूरी मिल जाती है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जब पूरी सच्चाई देते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल देते हैं, तो बात अपने आप ही दब जाती है। इसलिए कि हकीकत जो है वो दुनिया के सामने आनी चाहिए, और हम बिल्कुल दुनिया के सामने, इसलिए कि कोई हमने गलत काम नहीं किया। यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स का चार्टर ही देखिए तो उसमें है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज की बात करते हैं वो। तो अगर किसी माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन दिया देश में, तो हम लोग प्रोटेक्टेड हैं। आपको नहीं लगता कि आप प्रोटेक्टेड हैं? बिल्कुल आप प्रोटेक्टेड हैं। किसी तरह सवाल ये उठता है कि आखिर तीन ममालिक क्यों? जफर साहब, सवाल यही उठता है। बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ खुसूसी प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, वक्त की कमी, वरना आपकी बात भी सुनती। अगले हफ्ते फिर किसी बड़े इशू के साथ होंगे हाजिर। आदाब।